बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। और उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, अपने दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में करेंगे। और आज जिस तरह से यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है 5 अगस्त 2021 से, आज से 2 साल पहले भारत ने जिस तरह से गैर कानूनी इकदाम उठाया था और इस तरह से कश्मीर में जिस तरह से उन्होंने किया था, हैसियत जो है उसका खात्मा किया गया था, आर्टिकल बिल्कुल 2 साल उसके मुकम्मल हो गया। और इसी मकसद के लिए दिन भर जो है इस हवाले से तकरीबात और रैलियों का अहतमाम भी होगा। और इस जदोजहद आज़ादी को सलाम अक़ीदत पेश किया जा रहा है जो कश्मीरी अवाम ने गुज़श्ता कई दहाइयों से जारी रखी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भी 9 बजते ही 1 मिनट की खामोशी की गई, ट्रैफिक को रोक दिया गया, सायरन भी बजाए गए और कश्मीरी भाइयों के साथ, बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती। अच्छा, सदर मुमलिकत जो है डॉक्टर आरिफ अलवी, वो रैली के शुरका से खिताब कर रहे थे। उसके अंदर उन्होंने ये बात की कि हिम्मत बांधे रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। आखिर में उन्होंने कश्मीरी भाइयों को ये पैगाम दिया और साथ ही भारत को भी ये पैगाम दिया है कि हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और उनका हक जब तक उनको नहीं मिल जाता तब तक पाकिस्तान अपनी काविशें करता रहेगा। इस रैली की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो है, उन्होंने रैली की क़यादत की थी। जब रैली का आगाज़ हुआ था दफ्तर ख़ारजा से साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद थे, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब मौजूद थे, उमर अयूब वहाँ पर मौजूद थे और दीगर पार्लियामेंट जो वो भी मौजूद थे। बात जितनी भी की जाए कश्मीरियों पर जितने मज़ालिम हुए, हमने पैलेट गन्स वाला मामला देखा, बच्चों की आंखें ज़ाया हो गई वहाँ पर, लेकिन जब आलमी ज़मीर झंझोड़ने की बात होती है वो पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, लेकिन अब मुहज़्ज़िब अक़वाम जो अपने आप को कहती हैं वो बिल्कुल खामोश नहीं इस मामले। अच्छा, समझ से बाहर है कि जब पूरी दुनिया में बातें फैल रही हैं कि भारत किस तरह से कश्मीरियों पर जुल्म सितम कर रही है और हर जगह रिपोर्ट्स भी सामने आती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि अगर आलमी हम बरादरी की बात करें तो कुछ खासा इसके ऊपर मतलब हमें ऐसी चीज़ अमली तौर पर नज़र नहीं आती कि कुछ इसके ऊपर। अब देखिए ना, मीडिया नुमाइंदगान को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है और इस पाकिस्तान ने बारहा इजाज़त दी, पाकिस्तान ने विजिट भी करवाया। जो दावे भारत की जानिब से किए गए थे उनके हवाले से पाकिस्तान ने खुद सबको कहा कि आप आए, हम आपको सब कुछ दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन भारत की जानिब से जो किया जाता है वो हमारे सामने ही है। हम बात करेंगे आज के दिन के हवाले से हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक साहब की अहलिया मिशाल हुसैन मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मिशाल साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 5 के सयाह दिन की हम बात कर रहे हैं जब कश्मीर से उसका रियासती स्टेटस जबरी तौर पर छीना गया और जोग्राफियाई तौर पर देखा जाए इंतज़ामी टुकड़ों में तब्दील किया गया। कश्मीर के दोनों अतराफ कश्मीरी वासियों के लिए दिन कितना जो है दर्द का बायस है, कितना दर्दनाक है, उनके जो जज्बात हैं उनकी अक्कासी आप ही कर सकती हैं। देखिए, तो बहुत ही खौफनाक नाइटमेयर था सारी कश्मीरी कौम के लिए जो 2 साल पहले जो इक़दाम हिंदुस्तान की सरकार ने उठाया, जिसके तहत सारी कश्मीरी कौम को जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, यूएन की करारदादें अभी तक यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं और किसी सूरत भी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। 70 साल से कश्मीरी जो हैं अपना हक़ खुद इरादियत की तहरीक को चला रहे हैं, अपनी स्ट्रगल को। और पहले तो हिंदुस्तान की आर्मी के बूट यहाँ पर आए लाखों की तादाद में, और अब उनकी आवाम को इस एक्शन के थ्रू हिंदुस्तान की सरकार लाखों की तादाद में मकबूजा जम्मू कश्मीर में सेटल कर रही है और उनको वोटर राइट्स दे रही है, उनको आइडेंटिटी के राइट्स दे रही है, ताकि कश्मीरियों को वैसे भी उनका कत्लेआम करें, उसके साथ साथ उनको माइनॉरिटी में तब्दील करना चाहते हैं ताकि जब प्लेबिसिट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ पे न्यूली जो सेटल्ड इंडियंस हैं उनका वोट हिंदुस्तान के हक़ में। 5 अगस्त 2019 में जब मकबूजा रियासत कश्मीर से उनका रियासती हक़ छीना गया तो उसके बाद दुनिया भर में भारतीय जबरो तशद्दुद और इंसानी हुकूक की पामालियों का एतराफ़ भी किया गया, मगर आलमी ज़मीर कोई फ़ैसला कुन किरदार अदा करने में क्यों किरदार अदा नहीं कर रहा? देखिए, जब ये एक्शन हुआ है 5 अगस्त का, पूरी दुनिया में शोर मचा, इसके ऊपर आवाज़ उठाई गई और उसके साथ साथ सिक्योरिटी काउंसिल में इसके ऊपर 2 सेशंस भी हुए क्लोज डोर। यूएन की 2 रिपोर्ट्स भी आई हैं हालिया, जो पहली दफ़ा आई हैं यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन की। उसके अलावा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी इसको कंडेम किया, रिपोर्ट आई, फिर यूरोपियन पार्लियामेंट से भी। इंटरनेशनली इस पर काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह शोर मचा, मगर बदकिस्मती से 5 अगस्त के चंद महीने के बाद ही जब टेम्पो बढ़ रहा था इंटरनेशनली कश्मीर के हवाले से, हिंदुस्तान का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने आ रहा था, तो दुनिया में कोविड आ गया।
तो एक पूरा लॉकडाउन आ गया दुनिया के अंदर, और दुनिया का पूरा फोकस इस कोरोना को फाइट करने में आ गया, और दुनिया भर में जो नुकसान आया इकोनॉमी को, क्लोजर्स से, हर चीज़ बंद थी, एयर ट्रैवल बंद था, तो नेचुरली इंटरनेशनल फोकस तब्दील हो गया, जो दुनिया की भी बदकिस्मती है, मगर कश्मीरियों की उससे भी ज़्यादा उनके लिए, हम सब के लिए एक बैड लक था कि एक ही 5 अगस्त के बाद ये एक्शन अगला आ गया। और इस दौरान हिंदुस्तान की सरकार ने कोरोना से खुदा खौफी नहीं की, इस बीमारी से नहीं उन्होंने अपने आप को मतलब कि उससे कुछ हासिल किया, बल्कि फ़ायदा उठाया इस लॉकडाउन का। इंटरनेशनल फोकस क्योंकि हट गया था कश्मीर से, तो उन्होंने उस दौरान और भी ज़्यादा ब्लडशेड किया कश्मीरियों का, और उनके साथ जुल्म किया, और वहाँ लाखों की तादाद में इशू किए रेजिडेंसी सर्टिफिकेट्स इंडियंस को। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इन कोरोना के ही दिनों के अंदर वहाँ जितनी भी वैक्सीन्स की कंप्लीट शॉर्टेज है, वैक्सीन से पहले का जो दौर देख लें कोरोना का, तो वेंटिलेटर्स वहाँ से मकबूजा जम्मू कश्मीर से इंडिया शिफ्ट कर दिए गए, वहाँ पे टेस्टिंग किट्स नहीं दी गई, वहाँ पे लोगों को वैसे ही डरबों में बंद किया हुआ था, और उसके साथ साथ हेल्थ की कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किस कर्ब और अजाब से वो गुजर रहे थे। और अब मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर और भी ज़्यादा मज़ीद तेज़ी आनी चाहिए, इंटरनेशनल फोकस ऑन कश्मीर इशू, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। दुनिया के अंदर डायनामिक्स बदल रही हैं, रीजनल डायनामिक्स भी बदल रही हैं, ग्लोबल पावर्स के ब्लॉक्स भी बदल रहे हैं, तो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स इस रीजन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, ख़ास तौर पे CPEC की, और हिंदुस्तान का हिंदुत्वा का जो नैरेटिव है, और हिंदुस्तान के अंदर भी जितनी इंटरनली जो मूवमेंट्स जो हैं हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जा रही हैं, मोदी सरकार की पॉलिसीज़ की, माइनॉरिटीज़ के साथ जो कुछ कर रहे हैं, मुस्लिम्स के साथ, तो ये सारी जो चीज़ें इंटरनली और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी मैं समझती हूँ कि कश्मीर के फेवर में जा सकती है। बहुत मुमकिन है कि इसके ऊपर अभी कमिंग टाइम्स के अंदर इसके ऊपर इंटरनेशनल कैंपेन जो है। ठीक है मिशाल साहिबा, न्यूक्लियर पॉइंट का जिक्र किया आपने, कश्मीर कॉज के लिए हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी समेत अवाम जो हैं वो कश्मीरियों के साथ होने वाले जुल्म जबर के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए जिद्दोजहद में मजीद क्या करें कि दुनिया इस न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट की संगीनी को समझे और दोनों ममालिक के दरमियान तस्फिया कराने में अपना किरदार अदा करे? देखिए, इस वक्त तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान की सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि शहरा कट गई है। ऐसा चैलेंज पिछली हुकूमतों के पास नहीं था, जो इक़दाम मोदी सरकार ने इस हुकूमत के दौर में उठाया है। तो इस वक्त तो ये सख्त खिलाफ वर्जी है इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, UN की जो करारदादें हैं उनकी, जनीवा कन्वेंशंस की, यहाँ तक कि अपनी इनकी जो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी खिलाफ वर्जी है जो इन्होंने ये इलीगल एक्शन लिया है। तो टेक्निकली यहाँ पे एक जंगल लॉ चल रहा है, तो इसलिए पाकिस्तान का एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनता है इंटरनेशनली कश्मीरियों की तरफ से भी कि मेन प्रिंसिपल पार्टी कश्मीरी हैं, कि उनसे पूछे बगैर ये इलीगल एक्शन किया गया और इसके ऊपर हिंदुस्तान को ब्लैक लिस्ट कराया जा सकता है। इसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जा सकता है पाकिस्तान, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, ये जो वॉर क्राइम्स हिंदुस्तान की सरकार करी है। और ये एक जेनोसाइड का एक्ट है जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हाईएस्ट क्राइम है दुनिया के अंदर, जिसके ऊपर सबसे हाईएस्ट लेवल की पनिशमेंट मिलती है। जेनोसाइड, एक पूरी कौम को ख़त्म करना, उसकी नस्ल कुशी करना। तो जब तक ये यूनाइटेड नेशंस के थ्रू पाकिस्तान जो है जिस तरह कैंपेन कर रहा है इसको और मज़ीद तेज़ी करे, UN के थ्रू जहाँ हमारा असल मसला है उस पर फोकस रखे, UN के मेकनिज़म के ऊपर, इंटरनेशनल कवानीन की जो खिलाफ वर्जी हिंदुस्तान ने की है उसके ऊपर पाकिस्तान ने जो डोसिया दिया है RSS का कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर भी काम करने की सख्त ज़रूरत है। शाह साहब, 5 अगस्त की अगर बात करें, मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम बदतरीन लॉकडाउन का शिकार है और एक मुकम्मल जबर और घुटन की सूरत हाल रही। अगर हम बात करें आपके हस्बैंड की, यासिन मलिक साहब की, और हज़ारों कश्मीरी बेटों की बरसों से कैदोबंद का शिकार हैं, उनको किस हाल में रखा गया भारतीय जेलों में, ज़रा वो भी ब्रीफ कीजिएगा। देखिए इस वक्त तो यासीन साहब की भी जो हाल है वो तिहाड़ की जेल में है और उसकी डेथ सेल में है, जो सबसे खौफनाक डेथ सेल है, और उनको कोई हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही और उनकी जान को भी वहाँ ख़तरा है। उनको फ़िज़िकल और मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है और हमारे साथ फैमिली के साथ कोई राब्ते की किसी भी सूरत में इजाज़त नहीं दी गई। तो एक तो उनका केस बहुत ही इस वक्त एक अर्जेंट बेसिस पे उनकी रिलीज़ होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो हमारे दूसरे अजीम हुर्रियत क़यादत के लीडर्स हैं, आसिया अंद्राबी साहिबा, वो भी तिहाड़ के अंदर हैं, उनकी भी बहुत तबीयत ख़राब है, एस्थमेटिक हैं, कोरोना बहुत फैल रहा है वहाँ पे तिहाड़ जेल में। फहमीदा सुफ़ी साहिबा हैं, वो भी हमारी फ़ीमेल एक बहुत
एक्टिविस्ट हैं वहाँ पे कश्मीरी, उसके साथ साथ और भी बहुत से जो वहाँ पे अजीम लीडर्स हैं, शबीर शाह साहब हैं, वो भी जेल्ड हैं, उनकी भी फैमिली उनसे नहीं मिल सकती। फिर कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से बहुत फियर है हम सबको कि हमारे जितने प्रिजनर्स हैं, चाहे हमारे यंगस्टर्स हैं, चाहे हमारे सीनियर लीडरशिप है, फैमिली है, सबको इतनी ओवरली पॉपुलेटेड जेल्स के अंदर डाला हुआ है कि उससे बहुत ख़तरा है कि उनको कोरोना हो सकता है, फैल सकता है, जिस तेज़ी से ऑलरेडी इंडिया के अंदर डेल्टा वायरस भी अब आई हुई है जो और भी ममालिक में फैल रही है। तो बहुत ख़तरनाक हालात हैं इस वक्त और बहुत से खतरनाक हालात हैं। साहिबा बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुना है एक जिस तरह से कहते हैं ना, सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का एक वादी जिसे लोग कश्मीर कहते हैं। तो हम बात करते थे यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से, क्योंकि आज पाकिस्तान भर में अपने कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली जा रही हैं, तकारीब का इनेकाद भी किया जा रहा है। इसी हवाले से हम बात कर लेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन। शाह महमूद कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर आज के दिन के हवाले से बात करनी है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन का पहले जिक्र कर लेते हैं। उसमें आर्टिकल छपवाया गया है कि मोदी ने कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के 2 साल बाद अब इस मामले को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल कर लिया और अब भारत को वहाँ पर कोई मसला ही पेश नहीं आ रहा और वहाँ पर तशद्दुद वाक़यात में भी कमी आ गई है। सर आपकी क्या राय है कि ये क्या किया जा रहा है, किस तरह की कैंपेन चलवाई जा रही है? मैं समझता हूँ ये प्रोपेगेंडा है। इस मजमून में कोई हकीकत नहीं है और ये हकीकत ज़मीनी हक़ाइक़ के बिल्कुल बरक्स है। अगर ये दुरुस्त होता तो अभी जो मकबूजा कश्मीर की क़यादत उनसे मिलने गई तो उनसे हाँ में हाँ से नहीं मिलाई। उन्होंने क्यों कहा कि हमारा स्टेटहुड जो है वो बहाल किया जाए, हमारा तशख़्ख़ुस बहाल किया जाए, हमारी जो हैसियत थी उसको बहाल किया जाए, इसको आपने पामाल किया। तो वो तो इस चीज़ से मुत्तफ़िक नहीं है और उन्होंने 5 अगस्त 2019 के इक़दामात पर अपना उनसे ना सिर्फ लाताल्लुकी। 5 अगस्त को जब रियासत कश्मीर से उसका रियासती स्टेटस जबरी तौर पर छीना गया और उसे जोग्राफियाई तौर पर इंतजामी टुकड़ों में तब्दील किया गया, इन 2 सालों के दौरान वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में ज़बरदस्त तकारीर भी की और अपने आप को कश्मीर का सफ़ीर भी करार दिया। इन 2 सालों में पाकिस्तान ने क्या क्या कुछ हासिल किया? कश्मीर का जो मसला था, जो अरसे दराज से खटाई में था, बैक बर्नर पे था, अल्लाह के फजल करम से तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने और इमरान खान साहब हैसियत सफीर कश्मीर, उन्होंने इस मसले को उजागर किया, इसको एक मरतबा फिर इंटरनेशनलाइज करने में कामयाब हुए। 3 मरतबा तो 5 अगस्त 2019 के बाद ये सलामती काउंसिल पे ज़ेर बहस आया। इस पे 2 रिपोर्टें आ चुकी हैं ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की और वहाँ जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है उसका पूरा तज़किरा है। और आपने देखा कि 2 सालों में जो ओपेड्स आए हैं, जो मज़ामीन छपे हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्टिंग हुई है, माजी करीब पे उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो वो मसला जिसको हिंदुस्तान कहता था हमारा अंदरूनी मसला है, वो अंदरूनी नहीं रहा। उसकी जो बैनुल अक़वामी तनाज़े के तौर पर जो उसकी हैसियत है वो मुसल्लमा है और उसको एक मरतबा फिर तस्लीम किया गया। आपने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मौक़िफ़ क्या लिया, उन्होंने कहा ये मसला हल तलब है और ये UN चार्टर के मुताबिक इसको हल होना है और सलामती काउंसिल की करारदादों। ठीक है शाह महमूद कुरैशी साहब, आज जब 5 अगस्त है, भारतीय गैर कानूनी इक़दाम को 2 साल मुकम्मल भी हो गए हैं। पाकिस्तान इस हवाले से दुनिया में भारतीय सफाकी को उजागर करने के लिए मज़ीद अब क्या करने जा रहा है? पाकिस्तान ने क्या प्लान बनाया है कि मुस्तक़बिल में हम क्या इक़दाम उठाएंगे? पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने और कश्मीरियों ने बिलअमूम दुनिया के दारुल खिलाफों में जो अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराए, जो उनके मजम्मती बयानात थे, जो बहस मबाहिसा हुआ,
जो मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स में इस मसले का जिक्र हुआ, चाहे वो यूरोपियन पार्लियामेंट है, चाहे वो हाउस ऑफ कॉमन्स है, चाहे वो यूएस कांग्रेस है, चाहे वो हमारे तुर्की की नेशनल असेंबली है, चाहे ईरान की पार्लियामेंट है, आप देखिए कि जगह चाहे ओआईसी का फोरम है जी, इस मसले को उजागर किया गया, इस पर लोगों ने अपनी राय दी, इस पर ज्वाइंट रेजोल्यूशन आए, चाहे पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी कश्मीर के जो हमारा बाईपार्टिसन कंसेंसस है, जो इस पर इत्तफाक राय है, कौमी इत्तफाक राय है, उस जज्बे की तजदीद अहद आपने देखा नई करारदादों की शक्ल में मुत्तफिका जो पास की गई इसी पार्लियामेंट ने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से मौजूदा हुकूमत वज़ीर आज़म की हिदायत पर इस मसले को उजागर करने में कामयाब हुई है, और ये एक मुसलसल कोशिश है, और हमारी जो पॉलिटिकल, मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है वो कश्मीरियों के साथ रहेगी ता वक्त कि उनको हक के खुद इरादियत का जो वादा है वो पूरा नहीं किया जाता। शाह साहब, गुज़श्ता 2 साल की अगर बात करें तो उस दौरान वज़ीर आज़म और दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से भी भरपूर कोशिशें की गई, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिल सका। कश्मीरियों को उनका हक क्या पाकिस्तान की डिप्लोमेसी या पाक भारत जंग से ही मिलेगा? कश्मीरियों की मदद के लिए पाकिस्तान ने क्या रोड मैप बनाया? देखिए, ये तो दुनिया तस्लीम करती है कि इस मसले का हल बिल्कुल सलूशन नहीं है। 2 एटमी कुव्वतें जंग की मुतहम्मिल हो नहीं सकती, ये खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। इसका हल गुफ्तो शुनीद से है। हमारी तरजीह है कि इसका पुरअमन हल हो। हमारी तरजीह है कि सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक इसका हल तलाश किया जाए और कश्मीरियों को एतमाद में लेकर उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक इसका हल तलाश किया जाए। जंग इसका हल नहीं है। कोई ज़ी शऊर शख्स इसकी हिमायत नहीं करेगा, लेकिन ये मसला आप इससे सरफे नजर नहीं हो सकते। ये मसला एक हकीकत है, और अगर इस खित्ते ने पुरअमन तरीके से आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, यहाँ सरमायाकारी होनी है, खुशहाली आनी है और कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी में इजाफा होना है, तो इस मसले को हमें हल करना होगा। और ये अगर मसला हल हो जाता है तो हिंदुस्तान के साथ मामूल के ताल्लुकात बनाने में हमें कोई घबराहट नहीं है। लेकिन हम कश्मीरियों के जो बुनियादी हक है उससे इनहराफ नहीं कर सकते, और हम कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते जिससे कि उनको उनके हकूक को जो है वो धचका पहुंचे। हुकूमत पाकिस्तान और पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ ही है और इंशाअल्लाह रहेगी। ठीक है, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब सब सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की है और यौम इस्तेसालिक के हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे थे और इस अज़्म का इजहार कर रहे थे कि पाकिस्तान कश्मीरियों की मदद के लिए हम वक्त तैयार है और कश्मीर पाकिस्तान की शहर गई। कुछ शब हमने तालीम की बात भी कर, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मुल्क में तालीमी मामलात की जो पहले ही हम देखते हैं कि कोई ज़्यादा काबिल फ़ख्र तो उसी सिचुएशन नहीं थी, लेकिन अब रही सही जो कसर है वो कोरोना वबा ने भी निकाल दी और हमारे तालीमी निज़ाम को मज़ीद पीछे की जानिब धकेल दिया है। अच्छा, दुनिया भर में असरात आए हैं और बड़ा नुकसान हुआ है तालीम का, और पाकिस्तान में भी इस वबा का सबसे बड़ा शिकार अगर देखा जाए, हम वैसे तो बात करते हैं कि जी के अगर ये देख लिया जाए रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है जी, उनको भी बहुत नुकसान हुआ, फ़लाँ इंडस्ट्री है उनको भी बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अगर हकीकी तौर पर समझा जाए और मुहज़्ज़िब अक़वाम की बात की जाए तो तालीम को सबसे ऊपर रखा जाता है और शायद सबसे ज़्यादा नुकसान तालीम का ही हुआ है। ख़ास तौर पर प्राइमरी और मिडिल लेवल पर हम देखें सूरत हाल तो बहुत तशवीशनाक है। यूनेस्को के मुताबिक पाकिस्तान में 2 करोड़ 80 लाख बच्चे जिनकी उम्र 5 से 16 साल है स्कूल ही नहीं जाते। अच्छा, अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में इस उम्र के 41% बच्चे हैं। सबसे ज़्यादा परेशान कुन सवाल तो ये है कि क्या अब हम वबाई मरज़ से निमटने के लिए बेहतर तौर पर तैयार हैं? प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी स्कूल्स के तलबा के लिए तालीमी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू करने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो निजी तौर पर चलने वाले इदारों में तालीम हासिल करने की सकत ही नहीं रखते? हाँ जी, और पायदार तरक्याती अहदाफ 2030 की स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशात को मद्देनज़र रखते हुए ज़रूरी है कि ऐसे इक़दाम से गुरेज किया जाए जो पहले से कमज़ोर स्कूल सिस्टम को मज़ीद ख़राब कर सकते हैं। इन हालात में एक ऐसा लचकदार
तालीमी निज़ाम कायम करना वक्त की ज़रूरत है, जो हमें तालीम के मैदान में जदीद टूल से लैस कर सके। बिल्कुल ऐसी, ताकि पाकिस्तान के जो लिटरेसी रेट है उसमें भी बेहतरी आ सके। सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर तालीम आयशा रज़ाक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर आयशा, पाकिस्तान में पहले ही हम देखते हैं कि 41% बच्चे जो है स्कूल से बाहर है, जबकि कोरोना की वजह से ये सूरत हाल तो मज़ीद ख़राब हो गई है। क्या कोविड की वजह से स्कूल ड्रॉप, या आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में दुनिया भर की तरह क्या हुआ है, मतलब पाकिस्तान में सूरत हाल क्यों बिगड़ गई है और ये मामला ज़्यादा देखा नहीं जा रहा पाकिस्तान में? जी अस्सलाम वालेकुम हमज़ा और इकरा, बहुत शुक्रिया बुलाने का। जैसे आप दोनों ने थोड़ा सा वो शुरू में बताया है कि ये इस तरह का मामला था पिछले साल जब ख़ास तौर पे स्कूल बंद होने शुरू हुए थे कि पूरी दुनिया के अंदर वो एक ही सिचुएशन नज़र आ रही थी, और ये वो उस तरह का आप समझ लें थोड़ा मामला था कि कोई भी, जिस तरह कह रहे थे ना कि कोई भी सिस्टम रेडी नहीं था इसको डील करने के लिए। तो पिछले साल तो ये बात समझ आ रही थी जब यहाँ पर भी मार्च अप्रैल में स्कूल बंद होने शुरू हो गए पाकिस्तान में, लेकिन उसके बाद फिर आपको पता है कि फॉल में जाके सितंबर अक्टूबर में रीओपनिंग हो गई थी, फिर क्लोज हो गया, फिर ओपन हो गया, वो एग्ज़ाम का बीच पे सिलसिला शुरू हो गया। अब कल NCOC की मीटिंग के बाद डिसाइड किया कि सिंध में तो हालात बहुत ख़राब हैं, तो उन्होंने कहा कि 8 अगस्त के बाद हम देखते हैं क्या फ़ैसला करना है। स्कूल खोलने का, एग्ज़ाम्स भी पोस्टपोन कर दिए हैं जो 9वीं के और 11वीं के चल रहे थे। बाकी सूबों में उन्होंने ये डिसाइड किया, और ये ओवर टाइम वैसे लर्निंग की है। मेरे अपने भी जो प्रोविंसेस में डिपार्टमेंट्स के साथ काम होता रहता है, मैंने ये चीज़ उसमें रियलाइज़ की है कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी सी जिस तरह होता है ना कि डिसीजन मेकिंग के अपने जो लोकल हालात हैं उसके मुताबिक हमें कैसे करना चाहिए, थोड़ा सा ये नज़र आना शुरू हुआ है। बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड हम अभी भी नहीं हैं, लेकिन कम अज़ कम मुझे जाके अब ये नज़र आता है कि शुरू में वो जो होता था ना कि एक ब्लैंकेट क्लोजिंग कर दें या ब्लैंकेट ओपनिंग कर दें, अब वो ये देखते हैं कि अच्छा आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या हालात हैं, आपके सूबे में क्या हालात हैं। अब जिस तरह कल NCOC ने कहा है कि चलें अगर बहुत ज़्यादा रश का मसला हो जाता है तो ये डिसाइड कर लें कि 50% एनरोलमेंट के साथ या अटेंडेंस के साथ आप स्कूल चलाते रहें, बंद ना करें, स्टैगर कर दें, यानी कि मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट कर दें, 50% वो अटेंडेंस पे ले जाएं, बच्चे आधे जो हैं वो एक दिन आए, आधे दूसरे दिन आए। तो कुछ थोड़ी सी तब्दीली इस तरह से नज़र आ रही है, लेकिन वो आपकी बात ठीक है कि कोई बहुत ज़्यादा अभी जो कहते हैं ना कि प्रेपरेशन, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास स्कूल सबसे पहले बंद हो जाता है और सबसे आखिर पे खुलता है, जबकि पूरी दुनिया में वो कहते हैं कि द स्कूल्स शुड क्लोज लास्ट एंड ओपन फर्स्ट। तो हमारे पास जब हालात, हम सब कुछ पहले खोल देते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी ये वो भी ज़रूरी है, जाहिर है, लेकिन उसकी वजह से फिर आपको पता है वबा के लोगों ने एहतियात तो करनी नहीं है, तो वो वबा के जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो स्कूल में भी ये नहीं समझती हैं कि पेरेंट्स जल्दी परेशान हो जाते हैं, और हम पेरेंट्स की जानिब से भी ये मुतालबात देख रहे थे कि हालात बहुत ख़राब हैं, आप स्कूल्स बंद कर दें, लेकिन पेरेंट्स बच्चों को पार्क्स में भी लेके जाते थे। अगर हम नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें वहाँ पर भी ले जाते थे, मॉल्स में भी बच्चों को ले जाते थे, लेकिन पेरेंट्स भी ये कहते थे स्कूल बंद हो। खैर, बड़ा मसला ड्रॉप आउट्स का है। हम बात करें, बड़ी मुश्किल से कोशिश की जाती है कि कुछ बच्चों को, ख़ासतौर पर बच्चियों को तालीम की तरफ लाया जाए, स्कूल में दाखिल करवाया जाए। हमने ये देखा कि मज़ीद जो है लोग बच्चे छोड़ने पर मजबूर हो गए। अब ऐसे बच्चों को वापस लाना कितना बड़ा चैलेंज है? वापस लाना काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा हमजा, बल्कि वो जो आपकी शुरू में, पहले मैं उससे शुरू करती हूँ, पेरेंट्स की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए ये पेरेंट्स वो हैं जिनके बच्चों की फिर भी थोड़ी बहुत कॉन्टीन्यूटी थी। जैसे था ना कि चलें प्राइवेट स्कूल से भी कोई बहुत अच्छा नहीं, वो ऑनलाइन लर्निंग, हमें एग्जाम्स की डिबेट में नज़र आ गया कि बच्चे कहते हैं इवन प्राइवेट स्कूलों के कि हमने तो पढ़ा ही नहीं है इतनी अच्छी तरह से। तो लेकिन फिर भी इन पेरेंट्स के पास ट्यूशन की अवेलेबिलिटी थी, खुद घर में सपोर्ट कर सकते थे, एटलीस्ट ये पता था कि स्कूल जब खुल जाएंगे तो बच्चे वापस जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई वो इनकम लॉस का ये वो मसले नहीं थे। अब जहां पर असल में बच्चों को मसले आए हैं वो थे ना जो या गवर्नमेंट स्कूल्स में जा रहे थे या बहुत लो इनकम या मिडिल इनकम जो सस्ते थोड़े आपके प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वहां जा रहे थे। अब वहां पर दो आप कह लें कि मसले पैदा हो रहे थे। एक तो स्कूल्स जो हैं वो बंद होने शुरू हो गए, आपको पता है पिछले काफी नंबर्स रिपोर्ट हो रहे थे, मेरे ख्याल में इन कराची अलोन 300 स्कूल बंद हो गए आपके। वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस भी शोर करती रही हैं। अब वो स्कूल बंद होंगे, जाहिर है इनकम लॉस तो वो स्कूल ओनर और टीचर का हो ही रहा है, लेकिन बच्चों का लॉस देखें ना कि ऑलरेडी हमारे पास पब्लिक स्कूल सिस्टम इतना बड़ा नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है कि सब बच्चों को वो अब्जॉर्ब कर सके, फिर ऊपर से स्कूल भी बंद हो रहे हैं। फिर ये कि पेरेंट्स का, आप सोचें कि पेरेंट्स का इनकम लॉस हुआ है, उसकी वजह से वो लड़कों को कई दफ़ा, खासतौर पे जो बड़ी उम्र के लड़के होते हैं, वो इनकम वो जनरेशन एक्टिविटीज़ की तरफ लगा देते हैं। लड़कियों के लिए अलग मसले होते हैं क्योंकि लड़कियों को फिर घर में संभालना पड़ जाता है, छोटे बहन भाइयों को देखना पड़ जाता है। ये बहुत बड़ा मसला होगा और इसको वापस
वापस लाना बच्चों को काफ़ी मुश्किल होगा, और मेरे ख्याल में सप्लाई साइड पे भी इशू होंगे कि स्कूल्स की रीओपनिंग और स्कूल्स, ये प्राइवेट स्कूल्स, इनका क्या ऑल्टरनेटिव होगा। लेकिन डिमांड साइड के यानी पेरेंटल साइड के इश्यूज भी आपको देखने पड़ेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर इनकम लॉस है तो क्या हमें बच्चों को स्टाइपेंड्स देने चाहिए, क्या हमें जो हमने अपनी सोशल सेफ्टी नेट है उसको थोड़ा बड़ा करने की जरूरत है ताकि माँ बाप थोड़ा सा वो इनकम के हिसाब से थोड़ा सा वो हो जाए। डॉक्टर आयशा, एक हमारे पास माहिर तालीम आए थे, उनका प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से ताल्लुक था। उन्होंने कहा कि जिस तरह हम बाकी कार्ड्स बना रहे हैं, गवर्नमेंट को एजुकेशन कार्ड के ऊपर सोचना चाहिए। अगर एजुकेशन कार्ड की बात की जाए तो फिर एजुकेशन कार्ड से पेरेंट्स को भी फ़ायदा हो रहा होगा, बच्चों को भी फ़ायदा हो रहा होगा। तजवीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन क्या एजुकेशन कार्ड बनाना पाकिस्तान जैसे मुल्क में पॉसिबल है? अच्छा, एजुकेशन कार्ड की हमजा पता नहीं, मैंने खैर ये वाला शो नहीं देखा आपका, लेकिन एजुकेशन कार्ड का मतलब क्या है? मुझे याद है कि पिछले साल कुछ महीनों पहले मैं एक सूबे में बैठी हुई थी और एक मिनिस्टर साहब ये गुफ्तगू कर रहे थे एजुकेशन कार्ड की। अब आई डोंट नो वो सेम कॉन्सेप्ट था या नहीं, लेकिन मसला ये है कि ये जो प्राइवेट इदारे के जो भी होंगे आपके पास आए थे, वो तो फिर कोई मीनिंगफुल एजुकेशन कार्ड की बात कर रहे होंगे ना, लेकिन जब हम हुकूमती इदारों से और मिनिस्टर से पूछते हैं तो वो एजुकेशन कार्ड बेसिकली एक सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक होती है। एजुकेशन कार्ड ये था, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ ताकि आपके लिए कमेंट करना आसान हो जाएगा। वो ये था कि एजुकेशन कार्ड बनाया जाए क्योंकि पेरेंट्स टैक्स दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट वो सब्सिडी पेरेंट्स को दे, पेरेंट्स को वो सब्सिडी मिल रही होगी तो उस कार्ड के जरिए डिस्काउंट मिल जाएगा पेरेंट्स को बच्चों की तालीम के लिए, और वो डिस्काउंट वहाँ पर पे कर रही होगी गवर्नमेंट, क्योंकि बच्चे टैक्स दे रहे हैं लेकिन वो सरकारी स्कूलों में नहीं जा रहे हैं, वो प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं। ये एक कॉन्सेप्ट था, मतलब कि अगर सरसरी सा मैं आपको बता दूँ। हाँ नहीं, और ये सिमिलर है जो मैं आपसे वो बात कर रही थी ना कि ऑलरेडी भी देखें वो थोड़ा बहुत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के थ्रू वाउचर स्कीम्स ये चीज़ें थोड़ी बहुत सूबों में चल रही थी। ये बहुत अच्छा वो है, असूलन तो देना चाहिए। असूलन तो जब स्कूल्स बंद हो रहे थे तो उस वक्त जो लोन स्कीम्स आपने छोटे बिजनेसेस के लिए शुरू की थी, आपको चाहिए था कि आप अपने स्कूलों के लिए भी करते। तो ये एजुकेशन कार्ड, हाँ सब्सिडाइज, देखें हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि बच्चों को आपने मुफ्त और क्वालिटी तालीम देनी है, ये हुकूमत का ही काम है। अब वो काम पेरेंट्स की बेचारे वो प्राइवेट स्कूल भेज के अपनी जेब से पे कर रहे हैं, ये एक अलग बात है, होना चाहिए, लेकिन उसकी प्रैक्टिकलिटी हमारे जो वैसे ही तालीम कोई ऐसी प्रायोरिटी नहीं है, फिर आप फंड्स का रोना हमेशा रोते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये उस स्केल पे हो सकेगा, लेकिन हाँ बहरहाल अगर इसके ऊपर इनफ मेरे ख्याल में वो शायद बात करें लोग तो शायद हुकूमत कुछ सोचे। मुझे वैसे इसकी प्रैक्टिकलिटी या फिजिबिलिटी कोई बहुत ज़्यादा मुस्तकबिल करीब में जैसे कहते हैं नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है, तालीम के हवाले से वैसे ही देखें तो प्रैक्टिकलिटी मुख्तलिफ जो आइडियाज़ आते हैं उनकी हमें नज़र नहीं आ रही होती है, ख़ुसूसी तौर पर हम तालीमी शोबे की बात करते हैं। डॉक्टर आयशा रज़ाक, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे मेरे पास से आप बात कर रही थी और तालीम सबसे बड़ा मसला है और ये सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम ये इसको समझें भी। बिल्कुल ऐसे ही समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें यहाँ पे ब्रेक लेने कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सबसे बड़े पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान, और हम बात करेंगे कोरोना वायरस का जो डेल्टा वेरिएंट है उसकी करेंगे बात, क्योंकि मुल्क भर में अगर देखा जाए तो तेज़ी से फैल रहा है, और इसके बावजूद हम देखते हैं कि वफाकी हुकूमत ने सिंध के अलावा पूरे मुल्क के तमाम तालीमी इदारे बंद ना करने का फैसला किया। अब ये फैसला वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैन सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस के इजलास में किया गया। इजलास में सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी साहब ने कोरोना से ज़्यादा मुतासरा अजला में स्कूल बंद रखने की तजवीज़ दी, और उनका कहना था कि सिंध में तालीमी इदारे 8 अगस्त तक तो मुकम्मल बंद रहेंगे, जिसके बाद सूरत हाल का मअसर नौ जायज़ा लेंगे और उसके बाद कोई फैसला किया जाए। अच्छा, इजलास के बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की, और उस में कहा उन्होंने कि शफकत महमूद ने बताया कि जो बच्चे हैं वो स्कूल में 50% हाज़िरी के साथ आएंगे। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उन्होंने कहा कि खुली रहेंगी, और उधर सिंध में लॉकडाउन के मामले पर वफाक और सिंध के दरमियान जो कहते हैं ना कोल्ड वॉर, वो अभी भी जारी है। अब मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान कह लिया जाए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सिंध हुकूमत के दरमियान कह लिया जाए कि ये बयानबाजी का जो सिलसिला है ये जारी है। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रम शेरजमान साहब कह रहे हैं कि सिंध में सियासी लॉकडाउन लगाया गया है, सिंध में यूसी लेवल तक की वैक्सीनेशन शुरू नहीं की गई, और उन्होंने कहा कि सिंध में तो कुत्ते काटने की वैक्सीन भी नहीं है, और वज़ीर आज़म का शुक्र अदा करें कि मुल्क भर में जो है वैक्सीन दी है उन्होंने।
अच्छा, पंजाब की भी बात कर लेते हैं। अगर वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि कोरोना तेज़ी से फैल रहा है और केसेस बढ़ेंगे तो पाबंदियां जो है वो मज़ीद बढ़ानी पड़ेंगी और मज़ीद सख्तियां भी करनी पड़ेंगी। बात कर लेते हैं, खुर्रम शेर जमान साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा तहरीक इंसाफ के। खुर्रम शेर जमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। किस तरह से ये सियासी लॉकडाउन है, ज़रा बताइएगा। अब वज़ीर सेहत पंजाब भी कह रही हैं कि अगर केसेस बढ़े तो हमें भी कुछ पाबंदियाँ लगानी पड़ेंगी। ये तो सूबा देख रहा है, गवर्नमेंट देख रही होगी कि हालात इतने ख़राब हैं कि लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। सियासी किस तरह से? जी वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। अच्छा देखिए, आप खुद इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि पूरी दुनिया ने आज से कुछ महीने पहले इस बात को डिस्कशन पे लेकर आया कि पूरी दुनिया में जितने ममालिक हैं उसकी इकॉनमी जो है वो नीचे की तरफ गई है, और पाकिस्तान एक वो मुल्क था जिसने तरक्की करी कोविड के दौरान और केसेस भी हमारे कम हुए। तो इस बात को अप्रिशिएट किया गया पूरी दुनिया में वज़ीर आज़म इमरान खान की स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी। स्मार्ट लॉकडाउन से मुराद ये है कि जिन एरियाज़ के अंदर पॉजिटिविटी रेट जो है वो ज़्यादा आया, उस रेट को, उस एरिया को बंद कर दिया गया, उस यूसी को, उस डिस्ट्रिक्ट को बंद कर दिया गया, लेकिन पूरे एरिया को, बाकी को खुला रखा गया। उसके रीजंस ये थे कि जो रोज़ाना के दिहाड़ीदार तबका है वो अपना काम करता रहे, आपकी जो इकॉनमी की जो एक्टिविटीज़ हैं, आपकी जो एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज़ हैं वो चलता रहे, आपका पोर्ट चलता रहे, आपका स्टॉक एक्सचेंज चलता रहे, ताकि मुल्क भी आगे बढ़ता रहे, मुल्क के अंदर रोज़गार आता रहे और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाता रहे, जिसका हमने फ़ायदा उठाया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इतने कोविड के केसेस भी नहीं हुए बनिस्बत जो आप अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में, इंडिया में देखेंगे, बांग्लादेश में देखेंगे या किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर देख लें। ठीक है, हमारी सिंध से कोई लड़ाई नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, पहले तो सिंध को सबसे पहले समझ लेना पड़ेगा कि सिर्फ पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर वजीर आजम इमरान खान का नहीं है, सूबा सिंध भी इमरान खान का है, पूरे मुल्क के वजीर आजम है वो कंसर्न पूरे मुल्क के हैं। एनसीओसी जो बनाया गया था तो उसमें ये फैसला किया गया था कि ये पूरे फैसले होंगे एनसीओसी के अंदर, वो पूरा मुल्क, तमाम सूबे उसके ऊपर अमल करेंगे। लेकिन क्योंकि वजीर आजम की इतनी मकबूलियत, इतनी तारीफें वजीर आजम की, वो शायद सूबे सिंध की हुकूमत से बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। वो चाहते हैं मुल्क की इकॉनमी खराब हो जाए, मुल्क का पहिया बंद हो जाए। तो उस बेसिस पे ऐसे सियासी लॉकडाउन को हम कभी भी कबूल नहीं कर सकते हैं और पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। वर्ल्ड वाइड जो है अलग अलग ममालिक के अंदर अब जो लॉकडाउन लग रहे हैं वो स्मार्ट लॉकडाउन लग रहे हैं और पाकिस्तान को फॉलो किया जा रहा है। सो इसी तरीके से हम ये समझते हैं कि इसी पॉलिसी को अगर आप फॉलो करेंगे, देखिए अभी आपने खुद फरमाया कि यास्मीन राशिद साहिबा ने भी कहा कि अगर कोविड के केसेस बढ़ेंगे तो हमें भी जो है इसको पाबंदियों को बढ़ाना पड़ेगा। पाबंदियां बढ़ा सकते हैं आप, इसमें कोई एतराज नहीं। अगर आप पाबंदी बढ़ाना चाहते हैं आप जरूर बढ़ाएं, लेकिन पूरे शहर को बंद कर देना, आप खुद बाहर निकलते हैं, आप हालात तो देखें, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। जो लोगों के इंपोर्ट्स थी उनके कंटेनर्स आज जो हैं वो जो है पोर्ट पे बंद फंसे पड़े हैं। खुर्रम शेर ज़मान साहब वज़ीर इत्तलात सिंध की अगर बात करें तो उन्होंने फवाद चौधरी के बयान के सिंध हुकूमत वैक्सीनेशन बेहतर करे, उस पर कहा है कि कराची में मुल्क का सबसे वैक्सीनेशन जो सेंटर है वो बड़ा बना हुआ है और इसके अलावा कराची में ऐसे 300 वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वो भी मौजूद हैं। आप क्या देखते हैं, सिंध में वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो ठीक जा रही है? देखिए सिर्फ रफ्तार की बात नहीं है, जो लोग वहाँ पर वैक्सीनेशन कराने आ रहे हैं क्या उनको तमाम वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं? देखिए आपके पास तो खुदा ना खास्ता किसी बच्चों को कुत्ते काट जाते हैं, आपके पास तो रेबीज़ की वैक्सीन नहीं है। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बच्चे जो हैं वो सूबे के अंदर मर रहे हैं। ये तो वज़ीर आज़म साहब की मेहरबानी कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान को मुफ्त वैक्सीन तकसीम करी। आपको तो हमने एक्सपो सेंटर भी दे दिया, वो भी वफाकी हुकूमत का है। आप लाइन लगा के लोगों को खड़ा करके जो है वैक्सीन नहीं लगा पा रहे। तो देखिए हम जब हमारा काम क्या है, बीइंग एन ऑपोजिशन मेंबर मेरा काम है कि जहाँ पे गलती होगी वहाँ पे इनको मैंने एक्सपोज करना है और इश्यूज को हाईलाइट करना है, और उसके पीछे जो राज है वो सिर्फ ये राज है कि ये काम ठीक से करें। अगर हम खामोश बैठ जाएंगे, इनकी नालायकियों को हम हाईलाइट नहीं करेंगे तो लोग तो और ज्यादा परेशान होंगे ना। तो जो हमारा काम है वो करते जाएंगे। खुर्रम शेर ज़मान साहब, लेकिन इस सिचुएशन को थोड़ा सा तब्दील करके आते हैं हम किसी और सूबे के अंदर जहां पर आप लोग गवर्नमेंट में हैं और बाकी कोई पार्टी ऑपोजिशन के अंदर है। ऐसा ही कोई फैसला पहले भी किए गए, कोई सख्त फैसले किए जाते हैं और वहां की ऑपोजिशन ये कहती है कि ये बड़ी ज्यादती की जा रही है आवाम के साथ, ऐसा किया जा रहा है। तो आप लोगों का रद्द-ए-अमल ये नहीं होगा कि कोरोना के मामले के ऊपर कम से कम सियासत ना करें? अभी पीपल्स पार्टी आप लोगों को ये कह रही है कि आप कोरोना के मामले पर सियासत कर रहे हैं। देखिए ये ऑब्वियस है ना,
हमने तो शहर नहीं बंद किया, कराची शहर, हमने लोगों के रोज़गार को बंद तो नहीं करा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल से कि आप एक सर्वे करें, आप निकलें बाहर और लोगों से ज़रा पूछें लोग क्या कहते हैं, लोगों का क्या तासुर है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बड़ी मुश्किलों से वज़ीर आज़म इस मुल्क को चला रहे हैं, बड़ी मुश्किलों से इकॉनमी को आगे बढ़ा रहे हैं, बड़ी मुश्किलात का सामना करते हुए वो लोगों को रोज़गार फराहम करने के अलग अलग तरीक़ेकार निकाल रहे हैं। उस सूरत में अगर सियासी लॉकडाउन्स लगाए जाएंगे तो आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इससे हमें नुकसान नहीं है, नुकसान इनको है। आज पूरा कराची जो है इनके ऊपर शरह जब 30% से जायद हो जाए तो उसको कैसे हम ये कहेंगे कि ये सियासी लॉकडाउन है? ये भी जरा प्लीज बताइएगा। 30% से जायद शरह थी, हम 6% से बढ़ रहे थे, तो हम पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगा चुके हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि देन हु इज रिस्पॉन्सिबल? किसकी गलतियों की वजह से हुआ है, किसकी नालायकियों की वजह से हुआ है, किसका काम था एसओपीज पर अमल कराना नहीं करा, किसने जो है वैक्सीनेशन सेंटर्स यूसी लेवल तक खोलने थे नहीं खोले। आप समझ रहे हैं कि आज शहर में थोड़े बहुत जो ये वैक्सीनेशन सेंटर्स खोले हैं ये क्या कोविड को कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं? ये कोविड और बढ़ा रहे हैं। आप जाएं, जाके हालत देखें एक्सपो सेंटर पे, आप जाएं जिना में देखें, आप जाएं औजा में देखें, आप जाके सिविल हॉस्पिटल में देखें, वहां पे तादाद देखें लोगों की क्या है। ये लोगों को लाइन में खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, वो एक सेफ डिस्टेंस जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, एसओपीज वहां पर फॉलो नहीं करा पा रहे हैं। क्या अभी भी देखें, अगर जो मेरी नॉलेज है, आज 20% आपका पॉजिटिविटी रेट है, अल्हम्दुलिल्लाह ये कम हुआ है, ये और होना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। खुर्रम शेरज़मान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाक से आप बात कर रहे थे और सिंध की जो सूरत हाल है उस पर हमने बात की। थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू भी कर लेते हैं और बात कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून इन दिनों बहुत मुश्किल तरीन दौर से या गुजर रही है या फिर ये प्रिटेंड किया जा रहा है कि बयानिए कुछ मुख्तलिफ हैं। एक तरफ सियासी मैदान में शिकस्तों का सामना तो है, दूसरी जानिब पार्टी के अंदर तकसीम की कहानियां चारों तरफ फैल रही हैं। और ये सिर्फ अब कहानियां नहीं हैं, ये बाकायदा तौर पर कहा भी जा रहा है। उनके कहा जाए कि सियासी जो सीनियर लोग हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है, पार्टी मेंबरान की जानिब से अब मुख्तलिफ बयान दिए जा रहे हैं। इनसे इनकार करना जमात के सीनियर रहनुमाओं के लिए भी अब मुश्किल हो गई, जिस तरह की सूरत हाल अब बन गई। मुस्लिम लीग नून के सरबराह शहबाज शरीफ की बात करें तो उनका जो हालिया बयान उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने एक नई उससे बहस शुरू हो गई है, जबकि शहबाज शरीफ ने 2018 के इंतखाबात में अपनी जमात की नाकामी का जिम्मेदार पार्टी की हिकमत अमली को ठहराया। हाँ, उनका क्या हमारी मतलब कि अगर हिकमत अमली दुरुस्त होती तो मामलात ये ना होते। और इस तरह से नवाज शरीफ साहब के बयानिए को अगर कहा जाए कि उनकी नफ़ी कर दी गई है तो ये बिल्कुल भी गलत ना होगा। और फिर अब ऐसा नज़र आ रहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब कुछ बयान दे रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब कुछ बयान दे रहे हैं और अयाज सादिक साहब ने भी ये कहा कि फाइनल हो जाना चाहिए। वोटर जो है वो इस वक्त कंफ्यूज नज़र आ रहा है। तो नून लीग का वोटर क्या सोच रहा होगा और क्या ये भी एक हिकमत अमली है बनाई गई है? गुड कॉप बैड कॉप की हमेशा से बात होती चली आई है, 90 की बात कर लें तब से ये बात होती चली आई है कि कोई इख्तलाफ होता नहीं है। ये बज़ाहिर शायद मीडिया पे इख्तलाफ होता है या फिर ये इख्तलाफात जो हैं ये शो किए जा रहे होते हैं। बात करेंगे असल क्या मामला हो सकता है। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार बाज साहब मौजूद है। मज़हर बाज साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर ये अब वाज़े फ़र्क जो है कहा जा रहा है कि जी के बयानिए में तो खुल के सामने आ गया, शहबाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू की उस हवाले से भी बात हो रही है। सर आपको लगता है कि ये फिर से गुड कॉप बैड कॉप वाली बात है कि आप लोग हार्ड लाइन ले लें, हम लोग सॉफ्ट लाइन ले लेते हैं, कुछ तो दरमियानी रास्ता निकलेगा? देखिए, सियासत में तो ये होता है, सियासत में जो भी सियासी जमात होती है वो कुछ ऐसे मौक़े आते हैं कि जब आपको हार्ड लाइन लेनी पड़ती है, फिर आप सॉफ्ट हो जाते हैं, आपसे मुज़ाकरात किए जाते हैं या आप मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद होते हैं। ये सारी चीज़ें सियासत का हिस्सा हैं। लेकिन मुस्लिम लीग का जो एक बड़ा अलमिया रहा है और मुस्लिम लीग की सियासत में जो एक माजी जो मुस्लिम लीग का माजी है, मुस्लिम लीग नून का, वो बड़ा मुतनाज़ा रहा है। यानी उनकी तश्कील किस तरह हुई, फिर वो मुस्लिम लीग से मुस्लिम लीग नून कैसे बनी, ये सारी चीज़ें हमारी तारीख का हिस्सा रही हैं। इसके लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा, शायद वो वक्त नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो 2016 के बाद की है। यानी 2016 के बाद जब मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया और उसके बाद सज़ा हुई, तो वो जो नाअहली है उस पर उन्होंने कई सवालात उठाए पनामा के हवाले से। और ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि उस पूरे पनामा लीक्स में
सिर्फ एक शख्स को पिक किया गया और उसके खिलाफ मुकदमा चला और उन्हें सजा हो गई। बाकी 450 लोगों के बारे में किसी को आज तक इत्तला नहीं है कि उनके बारे में क्या हुआ। वो ठीक है कि उनका केस सबसे पहले होना चाहिए था, वो मुल्क के वजीर आज़म थे, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन क्या दूसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, ये अपनी जगह। तो नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त जो है वो एक लाइन ये ली कि उन्होंने इसको चैलेंज करने की और इसको सड़कों पर चैलेंज करने का फैसला किया। ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने बिल्कुल बोलिए। नहीं, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, उन्होंने जीटी रोड का रास्ता लिया और जब वो जीटी रोड का रास्ता ले रहे थे तो उस रास्ते को अडॉप्ट करने से पहले उनके भाई मियां शहबाज शरीफ और उस वक्त जो उनके बहुत ही करीबी साथी थे चौधरी निसार अली खान, उन्होंने एक मुख्तलिफ पोजीशन ली और उन्होंने कहा कि जो लड़ाई हम लड़ नहीं सकते उस लड़ाई में हमें नहीं जाना चाहिए। और उनका ख्याल ये था कि शायद मज़ाहमती जो बयानिया या मज़ाहमती सियासत हम करने जा रहे हैं वो मुस्लिम लीग का मिजाज नहीं रही और इसकी वजह से शायद उसमें वो हमें कामयाबी ना मिल सके जिसकी शायद मियां नवाज शरीफ का वक्त कर रहे थे। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने वो रास्ता लिया, उन्हें अच्छा खासा रिसेप्शन भी मिला, वो लाहौर पहुँचे। उसके बाद उन्होंने वो लाएमल आगे नहीं बढ़ाया और शायद उन्होंने उस वक्त फिर शहबाज शरीफ साहब को ये कहा कि आप कोशिश करके देख लें अगर इसमें कोई तब्दीली आ सकती है। लेकिन शहबाज शरीफ को भी कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। तो हम उस पीरियड को अगर आज तक लेकर आएँ तो हमें लगता ये है कि ना सही मानों में मुस्लिम लीग मज़ाहमत कर सकी, ठीक है, और ना मुस्लिम लीग से मफाहमत हो सकी। बिल्कुल। अच्छा मज़हर अब्बास साहब, अगर हम नून लीग के बयानिए की बात करते हैं, पहले तो बताइएगा ये जो बयानिया ये उम्मीद का है या फिर मायूसी का है, और इस बयानिए की जंग की वजह से पार्टी को अगले आम इंतखाबात में कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, सियासत मज़ाहमत के बगैर नहीं होती, वरना तो आप दरबार का हिस्सा हो जाएं, दरबारी बन जाएं। आपके जितने बड़े नामवर शोरा गुजरे हैं, चाहे वो जोश हों, फैज़ हों, जालिब हों, वो सब मज़ाहमत पर यकीन रखते थे। अच्छा। और मज़ाहमत का ये मतलब नहीं है कि आप जाके दीवार से सर टकरा देंगे। मज़ाहमत का मतलब ये कि वक्त के हुक्मरानों को ये बताएं कि इस मुल्क को चलना कैसे है, इस मुल्क को चलने का फैसला किसने करना है और वो किसका इख्तियार है। ठीक है। अब उसमें तरीक़ेकार पर इख्तिलाफ हो सकता है, उसमें ये होता है, लेकिन ये बात तय है कि इस मुल्क की रियासत ने ये फैसला करना है कि इस मुल्क को आइन और कानून के तहत चलाना है या इस मुल्क को एक हाइब्रिड निज़ाम के तहत चलाना है। ये फैसला करना इस मुल्क की इस रियासत का काम है। बाकी जो मुकदमात हैं उनके ख़िलाफ़ उन मुकदमात का मेरिट की बुनियाद पर फैसला होना चाहिए। क्या वजह है कि हमारे यहाँ बाद मुकदमात 1 साल के अंदर तय हो जाते हैं और बाद मुकदमात में 20-20 साल लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक। यानी आप पनामा लीक्स को देखें तो वो 2016 में सामने आई और 2017 तक नवाज शरीफ साहब जो है उनको सज़ा हो चुकी थी। असगर खान केस उठाएं 96 से लेके आज तक, हमें नहीं पता कि असगर खान केस में बिल्कुल ठीक है, आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ वो है ना, दुरुस्त कह रहे हैं, इसको दुरुस्त करने की बिल्कुल ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, कल एक और चीज़ हुई, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है कि जी अचानक से सामने आ गए। शायद ये वाकई अचानक से है, इस इंतखाब के हवाले से आप क्या समझते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने ये इस लिहाज से एक बेहतर फैसला किया है क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा था कि जिस तरह पंजाब में एक वक्त में हुआ कि PTI के अंदर बहुत ज़्यादा गिरोहबंदी सामने आ गई, शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी सरवर साहब, अलीम खान, ये सारी जो सियासी कशमकश के नतीजे में उस्मान बुज़दार साहब की लॉटरी निकल आई और उनके पास कोई चॉइस नहीं थी खान साहब के पास कि वो अगर किसी एक पर भी हाथ रखते तो दूसरा ग्रुप नाराज़ हो जाता। लिहाजा उन्होंने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में भी उनको ये इत्तलात थी कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद भी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, चौधरी तनवीर इलियास भी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं और लोग भी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं और उनको सबको बुला के उन्होंने इनफरादी तौर पर उनके इंटरव्यू किए। उन्होंने एक सरप्राइज़ ज़रूर दी, लेकिन थोड़ा सा ये लगा कि उन्होंने उनका जो टिल्ट हुआ वो न्याज़ी की तरफ हुआ
अच्छा, और ठीक है। इस पर वो मतलब अलग बात आपके है। नज़दीक आज़ाद कश्मीर में भी पंजाब की तरह शायद लॉटरी निकल आई है। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब, सबसे मेरे पाकिस्तान आप बात कर रहे थे, मज़हर साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की है, सियासी मंजरनामे के ऊपर उनका तज्ज़िया आपने सुना है। हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे हालिया महीनों में पंजाब भर में, क्योंकि सोशल मीडिया अकाउंट्स और मोबाइल फ़ोन्स की जो हैकिंग है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है। और FIA साइबर क्राइम विंग को मुबैना तौर पर सूबे भर से ऑनलाइन हैकिंग की 2500 से ज़्यादा शिकायत मौसूल हुई हैं। और ज़रा ये बता रहे हैं कि शिकायत जो हैं वो फ़ोन रिकॉर्ड, वेबसाइट, सोशल मीडिया की हैकिंग से मुताल्लिक है। और मुतअद्दिद शहरियों ने शिकायत की है कि उनके बैंक अकाउंट्स की तफसीलात तक रसाई हासिल करने के नतीजे में उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। अच्छा, ये सारी शिकायत भी थी कि लोगों के फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट्स जो हैं वो भी हैक किए गए और उनके ज़रिए अपनी ही और या फिर चोरीशुदा सॉफ्टवेयर की मदद से नाज़िबा पैगामात और काबिल एतराज़ जो वीडियो क्लिप्स हैं वो भी अपलोड अभी किए कल गए मुझे थे। इकरा ने ये बताया कि बार बार मेरा इंस्टा जो है कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है, बार बार मुझे, क्योंकि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाई हुई है, तो मुझे बार बार ये नोटिफिकेशन आ रही होती है कि फ़लाँ जगह से किसी ने इसको एक्सेस करने की कोशिश की है। तो ये सारी सूरत है। वो एक क्वेश्चन करते हैं ना, इज इट यू, तो फिर उसको अगर हम फौरन नो कर देंगे तो फिर वो जो है हमारा जो हैक कर रहा होगा वो हैक नहीं कर सकेगा। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमारे साथ डिजिटल सिक्योरिटी एक्सपर्ट उसामा खिलदूद हैं। उसामा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उसामा, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि जब हमारा कोई अकाउंट कहीं से लॉगिन करने की कोशिश कर रहा होता है, हमें ऐसी नोटिफिकेशन आ जाती है जो इकरा को नोटिफिकेशन आ रही है, हमें हर सूरत में ऐसी नोटिफिकेशन आती है, कुछ लोगों को पता ही नहीं लगता। जी, अगर नोटिफिकेशन ऑन हो तो आपको ईमेल या मैसेज के जरिए जो है ज़रूर नोटिफिकेशन आती है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह जो आपने ऑलरेडी बता दी है वो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2 स्टेप वेरिफिकेशन जिसे कहते हैं। तो वो आप कोशिश करें हर जो आपका ऑनलाइन अकाउंट है, चाहे ईमेल है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, कोई भी ईमेल, कोई भी अकाउंट, आपको व्हाट्सएप, उस पे सारों पे आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर लगाएं, क्योंकि उसके साथ जो है फिर आपका हैक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरा जो आजकल बहुत ज्यादा हमारे पास भी केसेस आ रहे हैं वो ये कि आपको किसी नंबर से मैसेज आता है कि आपके नंबर पे हमने कोड भेजा है, वो कोड मुझे जी, तो ये आपके किसी जानने वाले के नंबर से आ जाएगा, तो उनका भी हैक हुआ होगा, उनके नंबर से आपको व्हाट्सएप आ जाएगा और आप वो कोड उनको भेज देते हैं, आपका भी हैक हो जाएगा। और ये एक डिजिटल सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, दूसरे हम जिन्हें जानते हैं उनके साथ भी ये हो चुका है। तो इस तरह के तरीके इस्तेमाल करते हैं कि हर कोई उसमें यकीन कर देता है। तो इसमें बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। अगर ऐसा कोई मैसेज आए, फोन कर लें, आवाज सुन ले, देख लें असल में यही बंदा या बंदी है, फिर जो आप कोड अगर शेयर करना हो, लेकिन किसी के साथ कभी भी वो कोड शेयर ना करें। और ये जो बैंक अकाउंट के हैक हो रहे हैं उसमें भी बिल्कुल इसी तरह हो रहा है कि आपको कॉल आती है, वो जल्दी से कहते हैं आपके अकाउंट में से 1 लाख रुपए निकलने वाले हैं, आप जल्दी से हमें ये इन्फॉर्मेशन। वो आपके दिमाग में इतना खौफ पैदा कर देते हैं कि आप जल्दी जल्दी कहते हैं हाँ ये डेट ऑफ बर्थ है, ये नंबर है, ये सब कुछ है, और आप उनको डेटा दे देते हैं। तो इसमें जो है बहुत ज्यादा एहतियात करने की कोशिश है। तीसरा जो तरीका है हैकिंग का, वो आपको कोई लिंक भेजा जाता है जिससे आप क्लिक करते हैं, तो उसमें लिखा होगा कि फ्री बर्गर मिल रहा है, ये जो है 20 लोगों को भेजो, अक्सर इस तरह की लिंक और उन लिंक के जरिए जो है फिर आपको हैक किया जाता है और उसमें आपका सारा डेटा चोरी किया जाता है। तो आप ये कोशिश करें, इस तरह की मुफ्त में कोई भी इस तरह आसानी से चीजें नहीं मिलती, तो ऐसे लिंक्स जो है ना तो आप मशवरे के अलावा कुछ भी फ्री नहीं है। हाँ। अच्छा उसामा, ये देखा जाए तो अब जैसे हमने बैंक अकाउंट्स की बात की है, सोशल मीडिया अकाउंट्स की बात की, इतनी ज़्यादा हैकिंग हो रही है, ये हैकिंग हो क्यों रही है, इसकी वजह क्या, इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, और जो इंडिविजुअल पर्सन है वो ऐसी क्या अपनी जो है प्राइवेसी सेटिंग्स को ठीक कर सकता है, किस तरह से उसको मैनेज कर सकता है कि इन चीज़ों पर कंट्रोल किया जा सके? बिल्कुल जी, हैकिंग के मुख्तलिफ रीजंस होते हैं। कुछ तो पर्सनली कोई दुश्मनी या तंग होगा वो करते हैं, तंग करने के लिए करते हैं, लेकिन इसके अलावा जिस तरह पैसों के लिए करते हैं जो रैंसमवेयर कहा जाता है,
जिसमें ये बैंक अकाउंट के आपकी डेटा चोरी करें। सोशल मीडिया अकाउंट्स के भी डेटा जो है आपका बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, तो उसको एक्सेस करने के लिए उसको भी हैक कर देते हैं। तो जितना डेटा होता है वो आगे फिर ब्लैक मार्केट में बेचा भी जाता है। तो ये कुछ रीजंस हैं हैकिंग के। इसमें बिल्कुल प्राइवेसी और सिक्योरिटी सेटिंग्स जो आपकी हैं उनको आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखें। सबसे पहले तो आपका पासवर्ड सिंपल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, और उसको जो है आप याद रखें। कोशिश करें हर अकाउंट का एक मुख्तलिफ पासवर्ड रखें, कोई एक वर्ड या नंबर उसमें बदल दे, ताकि अगर एक अकाउंट हैक हो तो ये ना हो कि सारे हैक। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या लॉगिन वेरिफिकेशन जिसे कहते हैं, उसको ज़रूर एक्टिवेट करें, क्योंकि उसके बगैर जो है फिर हैक होना बहुत आसान है। और ये कोड और पासवर्ड किसी से आप कभी ना शेयर किया करें, क्योंकि अक्सर जैसे मैंने पहले कहा, किसी का हैक हो चुका होता है, उधर से आपको मैसेज आता है, आप उनको भी आगे इंफॉर्मेशन भेज देते हैं। और लिंक्स भी आप ज़रूर बिल्कुल ना क्लिक करें। और जो प्राइवेसी सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं वो अक्सर तब्दील होती रहती हैं, तो कभी कभी आप अपने अकाउंट में जाके सेटिंग्स में सिक्योरिटी सेटिंग्स देख लें। और दूसरा ये कि अपना पासवर्ड जो है हर 2-3 महीने बाद ज़रूर उसको चेंज किया। ठीक है उसामा, मुझे मोबाइल पर एक मैसेज आया कि ये कोड मुझे एक कोड आ गया, फिर मुझे मेरे किसी दोस्त ने कह दिया चलें कि यार ये कोड तो ज़रा मुझे भेज देना। मैं उस शख्स को जानता भी हूँ, मैं कोड भेज भी बैठा हूँ, फिर मुझे पता लगता है कि नहीं ये तो हैकिंग के लिए इस्तेमाल हो गया है। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है FIA में जाने से पहले, कुछ और करने से पहले, कि मैंने अपनी डिवाइस को कैसे सिक्योर करना है? बिल्कुल, इसमें यही है कि आप कोशिश करें, सबसे पहले तो आप अपना अकाउंट रिकवर करने की कोशिश करें, जिसमें आपका अक्सर वो एक प्रोसेस होता है, शायद आपके फ़ोन पे दोबारा कोड आ जाए या आपके ईमेल में कोड आ जाए, और या तो आपसे जो है वो वेरिफिकेशन के लिए आपकी ID मांगते हैं अक्सर सोशल मीडिया, आपका पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड, इस तरह आपको पकड़ के तस्वीर भेजनी होती है। तो वो एक प्रोसेस होता है, उसको आप वो करें और फिर FIA को ज़रूर बताएं। FIA की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ट्रेस करें कि कौन इस तरह के काम कर रहे हैं, हैकिंग करें। एक क्राइम है हमारा जो पीका का कानून है, उसके तहत हैकिंग एक बहुत बड़ा क्राइम है, उसमें जेल और जुर्माना भी होता है। तो उसको ज़रूर, अगर आपको मालूम हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, ना भी मालूम हो कि किसने किया है तो आप ज़रूर उसकी कंप्लेंट जो है दर्ज करें, ताकि FIA एक्शन आगे ले सके। अक्सर हमने देखा है FIA ज़्यादा एक्शन नहीं लेती, और इनकी कारकर्दगी को बेहतर होने की ज़रूरत है। उनके पास रिसोर्सेज भी कम है मेरे ख्याल से, लेकिन अदरवाइज भी जो है इसमें मेरे ख्याल से इस पे तवज्जो देने की बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सवेयर पाकिस्तान साहब ने आप हमें बता रहे थे किस तरह से हम अपनी डिवाइसेस को सिक्योर रख सकते हैं, अपने अकाउंट्स को सिक्योर रख सकते हैं, और हमारी ही छोटी मोटी जो गलतियां हैं उसकी वजह से हमारे अकाउंट्स हैक हो रहे होते हैं, वो गलतियां हमें नहीं करनी, गलतियां नहीं करनी है। खैर, इसी तरह से आप अपने अकाउंट्स को और अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको सिक्योर रख सकते हैं। हमें यहाँ पे ब्रेक पे जाना है, आपने कहीं नहीं जाना, आपकी मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद शहजाद राय के साथ भी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में अपने कश्मीरी भाइयों को जुल्म की भट्टी में जलते देखकर हर पाकिस्तान का दिल खून के आंसू रोता है। पूरी कौम दिलो जान से निहत्ते कश्मीरियों के साथ खड़ी है। इसलिए मारूफ गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय ने भी मुनफरिद अंदाज में कश्मीरी बच्चों के साथ इजहार यकजहती किया। उन्होंने कश्मीरी और फ़लस्तीनी बच्चों समेत दुनिया के हर मजलूम और तशद्दुद के शिकार बच्चे के लिए इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ साहब की नज़म रखते दिल बांध लो दिल फिगारो चलो फिर हम ही कत्ल हुआएं यारो चलो। क्या बात है, फैज़ साहब की ये बेहतरीन नज़म। बात करेंगे, शहजाद रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद रॉय साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये नया नगमा है आपका और फैज़ साहब की ये नज़म है, मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के बच्चों के लिए इसमें क्या पैगाम? देखिए, ये फैज़ अहमद फैज़ साहब की पोइट्री है और ये रेजिस्टेंस पर है, तो हमने इसको बच्चों को डेडिकेट किया। और वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि दुनिया में जहाँ पर भी बच्चे पिसते हैं, जो बड़ों की लड़ाई के अंदर जो बच्चे पिस जाते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मासूम होते हैं। तो उनके लिए उनको डेडिकेट किया है, क्योंकि वो ऐसे
मासूम हैं कि वो अपने आप को बचा भी नहीं सकते, रियलाइज भी नहीं करते जब ये नफरतों की जंग होती है। अच्छा शहजाद राव साहब, आज़ादी की जद्दोजहद करने वालों और जालिमों का जुल्म सहने वालों के लिए जो गीत हैं कितनी तवानाई बख्शते हैं? देखें, ये म्यूजिक जो होता है ना, ये आपने देखा हर दफा सबसे ज्यादा इंटेग्रल पार्ट प्ले करता है जब आप जज्बात की बात करते हैं, लोगों को होप देने की बात करते हैं। ये बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। और मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो यंग हमारे लोग हैं उन्होंने इस पोइट्री को रिसर्च किया और देखा कि फैज अहमद फैज साहब को किस तरह से हथकड़ियों में ले जाया गया था। तो ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता थी, बिकॉज पोइट्री तो मुश्किल है शायद उनको समझ ना आ रही हो अगर वो फैज साहब को नहीं सुनते। तो ये एक मुझे मौका मिला कि वो इंट्रोड्यूस करा और वो इसकी हिस्ट्री देखें, इस गाने के पीछे ठीक है शहजाद राव साहब, फैज साहब की नज़्म ये भी है, साथ है खाक नशीन उठ बैठो भी है, लाजिम है कि हम भी देखेंगे भी है। आप फैज साहब की शायरी में क्या समझते हैं, कितनी तासीर है, और क्या अब हमारे कुछ सिंगर्स की बात कर लें जिनको सब पसंद करते हैं, उनको भी पढ़ना चाहिए ताकि लोगों पर असर रखे? देखिए, फैज साहब को उनके बारे में तो बात क्या है, तो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। बट तो यही पापा जौला चलो जो पोइट्री की अगर मैं बात करूँ तो यही आपको हिला देती है कि किस तरीके से बताया गया इसके अंदर के सिर्फ आंसू काफी नहीं है, बेकरारी काफी नहीं है, अबाउट टाइम। तो ये तो हर वक्त की शायरी लगती है। शहजाद राव साहब, आप काफ़ी अरसे से कमर्शियल गाने बजाने के बजाय बना रहे नहीं, वो बना रहे अब समाजी गाने बना रहे हैं, इसकी कोई ख़ास वजह भी है? आई थिंक बहुत रोमांटिक गाने भी बनाए हैं, अभी बना रहे हैं। अभी जो पॉलिटिकल सोशल पॉलिटिकल म्यूजिक इसलिए करते हैं बिकॉज आप देख लें दुनिया के हालात, वही होता है ना कि आप अपने इर्द गिर्द के हालात देख के बनाते हैं। तो अभी बहुत जल्दी आप बहुत ज्यादा रोमांटिक उस तरह के गाने भी सुनेंगे, बिकॉज एक हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं फिल्म में, तो उसके अंदर आप उस तरह का म्यूजिक सुनेंगे। तो म्यूजिक ही ऐसी चीज है जो चीज आपको इंस्पायर कर रही है और इतनी डिस्ट्रक्शन म्यूजिक हो रही है कि आप फिर इस तरह का म्यूजिक बनाते हैं। बट आप और भी बिल्कुल ठीक है शहजाद राव साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाक से आप हिस्सा बने, और बड़ा बेहतरीन ये नगमा है फैज़ अहमद फैज़ साहब की नज़्म जो है उसको इन्होंने एक नगमे की शक्ल दी है। आज बाज़ार में पापा जौला चलो, और सारे बहुत पसंद करें, बिल्कुल बहुत पसंद किया जा रहा है। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।